हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार भी DK95। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए SST का मॉडल पेपर। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो हैं पिछले एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के इतिहास में पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। जनजातीय लोगों के इतिहास में पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है कि जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। बिल्कुल सही बात है। अगला है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये भी दोस्तों राइट है इतिहास के पुनर्निर्माण में। अगला है कि अधिकांश जनजातीय समूह ने अपना लिखित दस्तावेज रखा है। दोस्तों, उस समय कोई भी लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, इसलिए क्या है ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका गलत दिया हुआ है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हैं ए और बी, इन पर विचार करना है। पहला कथन है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकता है। मतलब दोस्तों, कितने भी सदस्य हों वो क्या होता है अपनी सरकार बना सकता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों आधे से एक ज़्यादा, हाफ से कितना होना चाहिए प्लस एक होना चाहिए, तभी सरकार बना सकता है, कितने से भी नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत दिया है। अगला है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। ये बिल्कुल सही है कि संसद जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, ये लोकसभा और किससे, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। ये इसके क्या होते हैं, अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी केवल राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि केवल बी सही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा गया है। अगर देश का पहला नागरिक कहा जाता है तो कहा जाता है किसको, राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगर राज्यपाल की बात आती है, जैसे ऑप्शन नंबर बी राइट है, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का पहला नागरिक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए। अजंता गुफा में जो चित्र बने हैं उनमें इस्तेमाल किए गए रंगों का प्रयोग किस सामग्री से प्राप्त किया गया था। ग्रेफाइट से, पौधों और खनिजों से, स्लेट और पशु अंगों के अवशेषों से। तो याद रखिएगा उस समय जो ये रंग प्राप्त किए जाते थे पौधों और खनिजों से प्राप्त किए जाते थे, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। क्वेश्चन आप बिल्कुल सही से पढ़िएगा, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नहीं है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। देखिए जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है उसमें क्या, धम्म होता है, संघ होता है, बुद्ध होता है, लेकिन अहिंसा जो है त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार। तो याद रखिएगा वो किस लिए संगठित हुए थे, तो याद रखिएगा वो थे मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए थे। कहाँ पर दोस्तों, ये तवा बांध क्षेत्र के लोग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप का जो है पेपर आता है, उसमें हिस्ट्री भी होगी और उसमें जियोग्राफी भी होगी और सब कुछ होगा उसमें, और क्या नाम उसका, पॉलिटी भी होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। कौन सा राज्यों का संघ था जो त्रिगुट सम्मेलन में, मतलब त्रिगुट विभाजन में, मतलब त्रिपक्षीय लड़ाई में शामिल थे। तो याद रखिएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट है कि राष्ट्रकूट थे, पाल, गुर्जर और प्रतिहार।
दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार के बीच में हुआ था, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर बी मतलब ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की बात की जाए तो किस दोस्तों कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है कौन सा, भीमबेटका। भीमबेटका जो है दोस्तों ये प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो क्या है दोस्तों, याद रखिएगा पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, तो क्या है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, बी जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है, समुद्री गुफा कहा जाता है, हिमोर कहा जाता है या लोयस कहा जाता है। तो याद रखिएगा हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोर, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था, इसलिए और लागू कब हुआ था दोस्तों, लागू करने की बात है तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा इसके लिए सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार में क्या किया, व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिए थे। किसने, वीरशैव आंदोलन था, इसने ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध क्या दिए थे, अपने तर्क दिए थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ये तो सबको पता है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी छूट गया, कितना 5 वर्ष। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, कैसे बहती हैं दोस्तों, ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। जब मानसून आता है तो बहता है समुद्र से स्थल की ओर, अगर लौटता है मानसून तो स्थल से समुद्र की ओर वापस जाता है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऐतिहासिक स्थल वह है। ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। अतीत के स्मृति शेष व अवशेष मिलते हैं, वही क्या होता है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। तो लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है, टाइलिन होता है, रेनिन होता है, एमाइलेज होता है या पेप्सिन होता है। तो याद रखिएगा लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है, तो वो होता है दोस्तों टाइलिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो दोस्तों किस में आने पर जल जाते हैं, तो वो होता है दोस्तों मध्यमंडल। मध्यमंडल में जैसे ही पहुंचते हैं घर्षण के कारण क्या होता है, इसमें आग लग जाती है और जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वितरण
क्या है क्वेश्चन कि वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है, किसमें कहता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। संसाधनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के आधार पर किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। अस्पृश्यता प्रथा के कारण कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो याद रखिएगा ये किया जाता है समानता के अधिकार का उल्लंघन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्ध निर्णायक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम निर्णय किसका माना जाता है, तो याद रखिएगा वो माना जाता है न्यायपालिका का। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो न्यायपालिका होती है इसी का निर्णय अंतिम होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो लोकतंत्र के संबंध में गलत है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है। तो ये दोस्तों पहला ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कि लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपने पसंद का नेता चुनने की छूट होती, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में नागरिकों की कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, ये भी सही है। इसलिए क्या है, यहाँ पे गलत कह रहा था तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए, क्योंकि यही विकल्प गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि क्या है क्वेश्चन दोस्तों 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। तो केवल लग गया है दोस्तों, इसीलिए क्या है ये गलत दिया है। अगला है कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित है। तो ये भी दोस्तों गलत है, भूमि उपयोग अपनी स्थलाकृत के कारण निर्धारित नहीं होता है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए और बी दोनों गलत है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्र किया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण पारित स्वराज 1929 के संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम पारित किया था, किसके लिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर क्या करती थी, पाबंदी लगाने के लिए अधिनियम पारित किया था। किसने, ब्रिटिश सरकार ने 1720 में अधिनियम पारित किया था, इसको बोलते हैं कैलिको अधिनियम। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। जब एक देश के दबदबे के कारण दूसरे देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इसको हम बोलते हैं औपनिवेशीकरण। इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा वो है 34 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। एक से ज़्यादा स्तर की जब सरकार होती है तो उसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संघवाद। संघवाद में क्या होता है, केंद्र में सरकार अलग होती है और राज्य में अलग होती है, इसीलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हैं। इसलिए क्या है
और ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत भी होती है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हैं तो उसको बोलते हैं संघवाद, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। जो कौन सा लक्षण है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो देखिए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार में ये दोनों नदियाँ मौजूद नहीं कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाए, क्योंकि ये इसके लिए उचित नहीं है। बादबांकी या उत्तरी मैदान के दक्षिण में है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है और यहाँ कोयले एवं खनिज प्रचुरता है। तो ये सभी सही, बादबांकी ऑप्शन नंबर ए इसका गलत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत दोस्तों 11वीं शताब्दी में किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित किया था रामानुज ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।